देखिए, पवन का निक्षेपणात्मक कार्य कब प्रारंभ होता है? जब पवन के मार्ग में कोई अवरोध आते हैं, तो अवरोध आने पर वायु जो है इसकी गति कम हो जाती है। जैसे ही वायु की गति कम हो जाती है, तो जो वायु है उसमें भार वहन करने की क्षमता कम हो जाएगी और ये मिट्टी जो है उसका निक्षेपण करने लगती है। पवन के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निम्न भूआकृतियों का निर्माण होता है, जिसमें अपन नंबर 1 पढ़ चुके हैं, जैसे बाला स्तूप, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप क्या होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निर्मित बालू रेत के टीलों को, बालू रेत के जो टीले होते हैं, बालू रेत के टीलों को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यानी बालू रेत के टीले हैं, उन बालू रेत के टीलों को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इन बालू का स्तूपों को मुख्य रूप से निम्न भागों में विभाजित किया गया है। यानी बालू का स्तूप इनको भी कई पार्टों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1, यानी इसमें भी ए पॉइंट है और इसमें होता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सेकंड होता है इसमें बी पॉइंट अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। एक अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हो गया, दूसरा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। तीसरा और होता है सेट पॉइंट हम देखते हैं बरखान, ये अपन पढ़ चुके हैं वैसे बरखान। अब देखिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के अंतर्गत उन बालू का स्तूपों को सम्मिलित किया जाता है जिनका निर्माण पवन की दिशा के समकोण, यानी पवन की दिशा के समकोण होता है, तो उन बालू का स्तूपों को अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। एग्जांपल को देखिए, सीधा पवन कर रही इस तरीके से पवन कर रही है। अब इसके मार्ग में जब यहाँ पर ये बालू रेत के टीले बनते हैं, इस तरीके से बालू रेत के टीले बनते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप, ये पवन की दिशा की क्या है? समकोण है, पवन की दिशा के समकोण पर है। तो इस प्रकार जब बालू रेत के टीलों का निर्माण होता है, तो इन बालू का स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से हो गए? पवन के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निर्मित वे बालू का स्तूप जो कि पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। दूसरा है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप उन बालू का स्तूपों को कहा जाता है जो पवन की दिशा के समानांतर, जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। लेकिन यहाँ पे अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कौन से बालू का स्तूप होते हैं? तो इसके अंतर्गत पवन के निक्षेपणात्मक कार्य के द्वारा निर्मित उन बालू का स्तूपों को सम्मिलित किया जाता है जो कि पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पवन की दिशा के समानांतर है, तो इसको कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। लास्ट है बरखान। इसमें बरखान क्या होते हैं? तो बरखान क्या होते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार या नवचंद्र के समान जो बालू का स्तूप होते हैं, नए चंद्रमा के समान जो बालू का स्तूप होते हैं, इसमें पीछे की ओर अपन कह सकते हैं इसमें दो सींग की भांति जो है आकृति बनी हुई होती है। ये सींग की तरह आकृति होती है और इसको कहा जाता है कौन सा, क्या कहा जाएगा इसको? बरखान के नाम से जाना जाता है। ये आकृति होती है अर्धचंद्राकार आकृति नुमा जो बालू का स्तूप होते हैं, उन बालू का स्तूपों को बरखान के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। बालू का स्तूप यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में पवन के
निक्षेपणात्मक कार्य से निर्मित बालू रेत के टीलों को बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अब इनको तीन पार्ट में बांटा है। फर्स्ट है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, यानी अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों के अंतर्गत उन बालू रेत के टीलों को सम्मिलित किया जाएगा जो पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, और अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के अंतर्गत उन बालू का स्तूप को सम्मिलित किया जाएगा जो पवन की दिशा के समानांतर बनते हैं। लास्ट में बरखान है, तो पवन के निक्षेपणात्मक कार्य से निर्मित अर्धचंद्राकार आकृति नुमा बालू रेत के टीलों को बरखान के नाम से जाना जाता है। आपके समझ में आ गया होगा? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बालू का स्तूप, नंबर 2 पॉइंट। नेक्स्ट है बालू का कगार। देखिए कगार क्या होता है। कगार एक वही पहाड़ी के समान एक आकृति होती है, और इस पहाड़ी का जो भाग अधिक ढलान युक्त होता है, इस तरीके से, जैसे कि इधर मान लीजिए कम ढलान है, इधर से कम ढलान है, लेकिन यहाँ पे ढलान अधिक है, तो इस तरीके की जो आकृति होती है, इस तरीके की आकृति को कगार के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप चंबल में पढ़ते हो, चंबल जो नदी क्षेत्र है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं विंध्यन कगार, जो विंध्यन कगार भूमि है, इसके नाम से पढ़ते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अपन देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में तो 150 से 500 मीटर तक, 150 से 500 मीटर तक जो ऊंचे बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, इनको बालू का कगार के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश में 150 से 500 मीटर ऊंचे जो बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, जिनका एक जो भाग है कम ढलान युक्त, दूसरा भाग अधिक तीव्र ढलान युक्त होता है। तो इस प्रकार के बालू रेत के जो टीले होते हैं, इनको बालू का कगार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लोयस प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट है लोयस प्रदेश। देखिए लोयस प्रदेश क्या है। लोयस प्रदेश, ओके, देखिए लोयस प्रदेश क्या है। लोयस एक चाइनीज शब्द है, और चीन में जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, चीन में जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है, उसको लोयस के नाम से जाना, यानी लोयस क्या है, एक तरीके से मृदा। आपके कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि लोयस क्या है, तो लोयस कहा जाता है मरुस्थलीय मिट्टी को, या मिट्टी को कहा जाएगा। और लोयस मृदा का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है विश्व में, तो लोयस मृदा का विस्तार चीन में पाया जाता है। यानी वैसे तो सब जगह है, लेकिन यहाँ पे जो लोयस शब्द है चाइनीज शब्द है, और लोयस मृदा कहाँ पे है, तो चीन में पाई जाती है। अब देखिए लोयस प्रदेश क्या है। जो चीन है, यहाँ पर मरु प्रदेश में बालू होती है, उसका विस्तार होता रहता है। यानी जो बालू रेत है वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होती रहती है, और इसी को अपन वहां पे जो बालू रेत का जो प्रसार हो रहा है, उसी को चीन में लोयस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। या अपन कह सकते हैं कि मरुस्थल का जो विस्तार होता है, इसी को लोयस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे, चीन में। ओके, ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसमें, अर्थ क्या हो जाएगा इसमें, जो लोयस
चाइनीज शब्द है और चीन में जो मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं, मरुस्थल का जहाँ पे विस्तार पाया जाता है, उस प्रदेश को लोएस प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट है बालू का चादर। देखिए बालू का चादर, बालू का चादर क्या है? बालू का अर्थ आप समझ रहे हैं, बालू का अर्थ होता है मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी। चादर, चादर आप जानते हैं ओढ़ने की जो चादर होती है। यहाँ पे देखिए बालू का चादर से तात्पर्य क्या है कि मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होता है कि पवन के अपरदनात्मक कार्य के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में रेत जो है उड़ा ली जाती है, यानी बहुत अधिक मात्रा में जो मरुस्थलीय मिट्टी रेत है उसको उड़ाया जाता है। वह मरुस्थलीय मिट्टी जब किसी उपजाऊ भूमि पर निक्षेपित हो जाती है, यानी कोई उपजाऊ भूमि है और वहां पे अवरोध के परिणाम स्वरूप वो पूरी मिट्टी उस उपजाऊ भूमि के ऊपर निक्षेपित हो जाती है, जमा हो जाती है, तो जो उपजाऊ भूमि है वह भी बंजर भूमि के अंतर्गत परिवर्तित हो जाएगी और उस उपजाऊ भूमि के ऊपरी भाग में जो बालू रेत है वह एक चादर के समान जमा हो जाती है, एक चादर के समान वहां पे जमा हो जाती है। इसी को बालू का चादर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक ये बालू का चादर पर जो पॉइंट अपन ने पढ़े हैं ये आपके समझ में आ गए होंगे। हाँ जी, ओके। देखिए आवाज कम ज्यादा आएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ी। आप सुनते रहिए, थोड़ा दूर हो रूम आज इससे। तो बालू का चादर। नेक्स्ट देखिए आप नंबर 5, उर्मी उर्मी चिन्ह। उर्मी चिन्ह, उर्मी चिन्ह क्या होते हैं, इनका निर्माण किस तरीके से होता है? एक शब्द हो रहा था अपन ने जो नदी के द्वारा अपरदनात्मक कार्य पड़े तो उसमें उर्मिकाएं शब्द आया था, उर्मिकाएं, क्षिप्रिकाएं, क्षिप्रिकाएं शब्द आया था, सॉरी ना। यहाँ देखिए उर्मी चिन्ह, उर्मी चिन्ह से तात्पर्य क्या होता है? उर्मी चिन्ह किस तरीके के होते हैं? अपन ने इस उर्मी चिन्ह को समझने के लिए क्या एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन जब एक तालाब होता है, उस तालाब में जैसे अपन एक पत्थर या कंकड़ डालते हैं, जैसे पत्थर या कंकड़ डालेंगे तो आप देखेंगे उसमें इस तरीके से लहरें बनते हुए काफी दूर तक वो लहरें जाती। जैसे अपन ने बीच में पत्थर डाला, कंक्रीट डाली जो भी, तो वहां से जहां पर अपन ने कंक्रीट डाले वहां से पानी ऐसे ऊपर नीचे होता हुआ काफी दूर तक चला जाता है, तो लहरें बनती है ऊपर नीचे इस तरीके से, उन्हीं को उर्मी चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये तो पानी की बात हो गई। अब बात आती है मिट्टी में इस तरह के चिन्ह कहाँ बनते हैं? तो जब मरुस्थलीय क्षेत्र में मंद गति से यानी धीमी गति से जब पवन चलती है तो वह इस तरीके से मिट्टी का जमाव करती है, इस तरीके से। यानी जब मरुस्थलीय प्रदेश में पवन मंद गति से चलती है वैसे लहरदार नुमा आकृति में मिट्टी का निक्षेपण करती है। यदि आपने नहीं देखा हो तो अपन ने एक और उदाहरण देखे, अपन आसपास जो है गर्मियों के टाइम पर देखते हैं जब पवन मंद गति से चलती है तो अपने आसपास की मिट्टी जो होती है, अपने आसपास जो मिट्टी होती है उसमें इस तरीके से छोटी छोटी लहरें बन जाती, ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की इस तरीके से लहरें बन जाती है, इस तरीके से हल्की हल्की लहरें बन जाएगी छोटी छोटी, है ना। इन्हीं को उर्मी चिन्ह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पवन के बहुत मंद गति से चलने के कारण मिट्टी के निक्षेपणात्मक कार्य द्वारा बनती। इसमें होता क्या है कि यहाँ की मिट्टी
यहीं पर जमा हो जाए तो यहाँ से ऐसे इस तरह के पास में जो बिंदु इसका विक्षेपण होता रहता है और इस तरीके से लहरनुमा एक आकृति बन जाती है और इसी को जो है उर्मी चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी आकृतियां आपके समझ में आ गई होंगी। उर्मी चिन्ह समझ में आ गया क्या आपके? हाँ जी, किसी ने नहीं देखा हो इसको, मान लीजिए उर्मी चिन्ह कैसे बनते हैं, तो अपने आसपास घर में चलती है तो अपने आसपास